ready to start with the next module? Last के modules अपने पढ़े थे। Yes, ma'am. ये और असाइनमेंट सॉल्व किया था सबने। Yes, ma'am. ये समझ में आया था? कोई भी प्रॉब्लम हुई थी? Okay. बाकी पुराने मॉड्यूल्स भी गो थ्रू कर रहे हो ना? बिकॉज अभी हमारे सिर्फ 4 लेक्चर्स पेंडिंग है एंड देन समरी क्लास में आपको लास्ट मौका मिलेगा अपने डाउट्स क्लियर करने का। सो पिछला सब मॉड्यूल पढ़ते रहो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने डाउट्स नोट डाउन करो सो दैट यू कैन आस्क देम। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। सो आज का मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में, थोड़ा एडवांस न्यूट्रोजेनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एआई हेल्प कर सकता है, कैसे एआई हेल्प कर सकता है आपको न्यूट्रोजेनोमिक्स में, आपके पर्सनलाइज डाइट में हेल्प करने के लिए, कैसे आपका डीएनए एनालिसिस करने के लिए एआई, मतलब कि टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। आपने आजकल देखा होगा कि हर चीज के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ऐप प्रेजेंट होता है, करेक्ट? फॉर एवरीथिंग, कुछ भी आपको काम करना है तो उसके लिए आपके पास ऐप प्रेजेंट है। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है फॉर एग्जाम्पल तो आपके पास चैट जीपीटी होता है। गूगल पे भी आप जाओगे तो गूगल जेमिनी है। किसी को पता है ये सब चीजों के बारे में? Yes, ma'am. पता है, यूज करते हैं आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में? हेलो। Hello. क्या कह रहे हैं? ChatGPT use करती हूँ। चैट जीपीटी यूज करता है, करेक्ट? तो चैट जीपीटी भी एक एआई है। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो आपको हर एक चीज में हेल्प करते हैं। तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आगे चल के एआई एंड वेबसाइट टेक्नोलॉजी इंटरनेट कैसे हमें और हेल्प करेगा। ठीक है? देन एआई का क्या रोल होता है न्यूट्रोजेनोमिक्स में? ठीक है, ये मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल नहीं है, बट ये आपको आगे चल के पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है? सो नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, तो जरूरी नहीं है कि जो आज आपको आता है वो आपको हमेशा स्टैंडर्ड वही चीज रहेगी। आपको आगे अभी जितना भी आपने पढ़ा, ये सारी चीजें याद रखना भी तो टफ होता है ना। कोई भी आप नॉर्मली देखोगे तो आपको सारे जीन्स तो याद नहीं रह सकते, सारा आपका जो लैब का पैरामीटर है वो आपको याद नहीं रह सकता कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, एंड उसके हिसाब से आपको क्या हमेशा डाइटरी रिकमेंडेशन देनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्प चाहिए होती है, करेक्ट? अब आप किसी के भी सामने आप जाते हो तो अपने नोट्स तो आप हमेशा खोल कर देखोगे नहीं, राइट? बट अगर कोई ऐसा ऐप होता जिसमें आप ये सारा डेटा जो है वो फिल कर देते कि मैंने डाइट हिस्ट्री फिल कर दी, ठीक है, आपने सब डेटा डाल दिया पेशेंट का, क्या पेशेंट का डेटा है कि उसको क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, क्या उसके लैब के वैल्यूज हैं, क्या उसके डीएनए म्यूटेशंस हैं, वो सब कुछ आप फॉर एग्जांपल किसी एक एप्लीकेशन में डाल पाते या किसी एक सॉफ्टवेयर में डाल पाते एंड आपको वो डाइटरी रिकमेंडेशन देता, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता, करेक्ट? बट वो डाइटरी रिकमेंडेशंस को आप अपने हिसाब से फिर मॉड्यूलेट कर सकते हो, करेक्ट? तो ऐसी सारी चीजें आगे चल के आने वाली है। ठीक है? सो दैट इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर आप देखोगे, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि एआई एआई जो है, जैसे चैट जीपीटी है और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स है, ठीक है, वो आपको आपके जेनेटिक डेटा को मर्ज करेंगे आपके डाइट हिस्ट्री से, लैब के टेस्ट से, वेरिएबल्स डेटा। वेरिएबल डेटा मतलब कि आप सब ने आप सबको पता होगा स्मार्ट वॉच के बारे में। कौन कौन है यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच यूज करता है? No one, ma'am. हम्म कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है, पर आपने सुना है उसके बारे में? ये देखा है, सुना है। हम्म वो ओके, गूगल किसी पे। ने मैसेज डाला है दैट मैम आई यूज। तो उसमें आपके स्टेप काउंट होते हैं, आपका Yes. हार्ट रेट पता चलता है। हाँ। देखा होगा आपने, स्टेप काउंट करने के लिए लोग यूज करते हैं, हार्ट रेट काउंट करने के लिए लोग यूज करते हैं, चेक करने के लिए। ठीक है? स्ट्रेस लेवल भी चेक करती है काफी सारी वॉच, पता है आपको? यस मैम। पल्स रेट आपका चेक करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉच आती है। स्लीप ट्रैक करता है, करेक्ट?
स्लीप टाइम भी ट्रैक करता है कि आपने कितने देर आप रात को सोए थे एंड आपका स्लीप कैसा था, कौन सी क्वालिटी का स्लीप था, डीप स्लीप था, शैलो स्लीप था, सब कुछ वो स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करता है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें फीचर्स आते हैं। उसमें आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तभी भी ट्रैक कर सकते हो कि उस एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप स्विमिंग के लिए गए तो वो वॉच को आप स्विमिंग के लिए भी पहन के जा सकते हो। आप जिम में एक्सरसाइज करने जा रहे हो, जुम्बा करने जा रहे हो, स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, सब आप ट्रैक कर सकते हो। आप वॉकिंग कर रहे हो तो आपने कितने किलोमीटर वॉक किया एंड उस वॉकिंग में कितनी कैलोरीज बर्न हुई, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 1 second now. ठीक है, सो वो जो स्मार्ट वॉचेस होती है उसमें आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के स्मार्ट वॉचेस होते हैं, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप जाके अगर यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखोगे ना तो आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि वो स्मार्ट वॉचेस से क्या क्या आपका ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप किसी एप्लीकेशन में किसी सॉफ्टवेयर में जाके सारे अपने जो डेटा है उसको फीड करते हो कि यस करेक्ट, वो हाइट वेट भी आपका फीड करके आपका बीएमआई बताता है, बीएमआर बताता है, आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, दिन के कितने स्टेप्स करने चाहिए, सब कुछ वो वॉच भी आपको बताती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप किसी एआई सॉफ्टवेयर में अपना पूरा जेनेटिक डेटा ऐड करते हो, डाइट हिस्ट्री ऐड करते हो, लैब के वैल्यूज ऐड करते हो एंड ये सब जो भी आपके स्टेप काउंट है, कैलोरीज कितने बर्न कर रहे हैं, ये सब कुछ आप अगर डेटा किसी एआई को देते हो, ठीक है, तो वो जनरेट कर सकता अगर प्रिसाइज मतलब प्रॉपर जो डाइटरी रिकमेंडेशंस होने चाहिए, तो कितना इजी हो जाता काम। करेक्ट, Yes. हाँ, सो दैट इज डेटा इंटीग्रेशन। देन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इज जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन जो है वो आपकी डिजीजेस के रिस्क बता सकता है बेस्ड ऑन योर एसएनपी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, अपना जो एसएनपी है, ठीक है, एसएनपी मतलब कि आपका जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो है, ठीक है, मतलब आपका जो भी जीन में म्यूटेशन है वो आपने फीड किया, उसमें ना आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपने फीड किया। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो आप कितना वॉक करते हैं, आपका या तो अगर लाइफस्टाइल एक्टिव है, अगर आप हफ्ते में 3 बार जिम जाते हैं, तो वो सब आपने उसमें फीड किया एंड उसके अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करता है कि आपके डिजीज का रिस्क कितना है, डिजीज होने का रिस्क कितना ज्यादा है। ठीक है, देन जो ये एप्स हैं वो रियल टाइम में आपके डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या होती है, वो भी एक मशीन होती है। ठीक है, वो मशीन आप अपने आर्म पे लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली दिन भर वो आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। दिन भर का आपका ब्लड शुगर आपको पता चलता है। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जिनको हम सिर्फ इंसुलिन देते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर अपना ब्लड शुगर ट्रैक कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें पता चलता है कि उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या शुगर बहुत ज्यादा लो है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इंसुलिन एडजस्ट कर सकते हो या फिर डाइट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मशीन बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, पर्सनलाइजेशन जो है, जो भी आपका डाइट का पर्सनलाइजेशन है, ये एकदम एक्यूरेट होता है क्योंकि सब कुछ एकदम रियल टाइम हो रहा है, हर एक मिनट पे चेंज हो रहा है। तो हर एक मिनट पे अगर चेंज हो रहा है तो वो पर्सनलाइज होगा ना, हर एक मिनट पे सबकी बॉडी डिफरेंट एक्ट करेगी ना, तो वैसा ही जिस एक काम में आपको हफ्ते लग सकते हैं वो ये काम तुरंत आपको मिनट्स में करके दे सकता है, क्योंकि आपको वो रियल टाइम पे ट्रैक कर रहा है, मतलब कि पूरे दिन भर आपको वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, नाउ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप अपने जीन्स को एडिट भी कर सकते हो। मतलब काट के उस जीन में जहाँ पे प्रॉब्लम है वो जीन को आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है,
ये हम नहीं कर सकते डेफिनेटली, ये जेनेटिस्ट जो साइंटिस्ट्स होते हैं जो कि जेनेटिक्स पे वर्क करते हैं, वो वो जीन एडिटिंग पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वो क्या करते हैं, उसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पता चल गया कि इस जीन में प्रॉब्लम है, इस जीन की वजह से आपके बॉडी में कोई भी विटामिन है या कोई भी मिनरल है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस जीन को कट कर देंगे, ठीक है। जैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन का जीन आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जीन को कट कर देंगे। कट कर दिया तो क्या हुआ, एडिट कर दिया, चेंजेस कर दिया उसमें, एडिट कर दिया, तो उससे आपका बॉडी का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन लेवल पे। देन फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब आपको तो पता होगा कि अगर हम अपने अराउंड देखें तो आजकल कितने सारे लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, B12 की कमी होती है, ओमेगा 3 की कमी होती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, फूड को फोर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब कि फूड जो आप खा रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं उन विटामिन और मिनरल्स को, ठीक है। वो कैसे करते हैं, क्रॉप्स में, मतलब जो प्लांट्स है जिससे कि ग्रो हो रहा है आपका क्रॉप, कोई भी धान ग्रो हो रहा है, पल्स ग्रो हो रहा है, उसमें क्या करते हैं, उन क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। उनके जीन्स की एडिटिंग करते हैं, उनके जीन्स की एडिटिंग करके उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उससे फिर उस क्रॉप में, उस पर्टिकुलर ग्रेन में या उस पर्टिकुलर पल्स में क्या होता है कि वो मिनरल या विटामिन ऐड हो जाता है, ओके। देन आप और क्या कर सकते हो, रिड्यूसिंग फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस सबसे पहले आता है हमारे दिमाग में क्या, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो जीन एडिटिंग से क्या कर सकते हैं, जो कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फूड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन किस में मिलता है, व्हीट में। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से व्हीट में चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जैसे व्हीट से ग्लूटेन हट जाए। अगर व्हीट से ग्लूटेन हट गया तो व्हीट आप खा सकते हो, व्हीट खाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको ग्लूटेन से इंटॉलरेंस है वो भी व्हीट खा सकता है, अगर नॉन ग्लूटेन वाला व्हीट आएगा तो, करेक्ट। तो जीन एडिटिंग से ये भी पॉसिबल है, ओके। समझा आपको? यस मैडम। सो अब हमने पढ़ लिया कि जीन एडिटिंग कैसी होती है। देन नेक्स्ट इज लॉन्जिविटी साइंस एंड न्यूट्रिजेनोमिक्स इन एंटी एजिंग, ठीक है। अब एंटी एजिंग कैसे करते हैं न्यूट्रिजेनोमिक्स से, या एंटी एजिंग का मतलब क्या समझ में आता है आपको, एंटी एजिंग से क्या मतलब समझते हैं आप लोग, कोई भी बताएगा मुझे। ये एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, बंद हो जाता है? एजिंग प्रोसेस स्लो स्लो हो करने जाता है। का प्रोसेस, या जो एजिंग प्रोसेस है बॉडी का, वो हम्म, बंद करना है, या स्टॉप तो नहीं कर सकते मगर स्लो कर सकते हैं, ताकि हम यंग, या वो जेनेटिक जीन भी है वो एक्टिव रहेगा वैसे ही फॉर्म में। करेक्ट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जीन्स होते हैं, हर एक डीएनए में, हर एक जीन में टेलोमियर्स होते हैं। टेलोमियर्स याद है किसी को, टेलोमियर्स नहीं, याद है क्या होते हैं? नो नो नो, मैम। टेलोमियर्स आपके जीन के एंडिंग्स होते हैं, ठीक है। वन सेकेंड ना। telomeres, okay. ये आपको डीएनए याद है, ठीक है। Yes. ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये क्रोमोसोम है आपका। क्रोमोसोम के जो ये एंड होते हैं, ये एंड को हम क्या बोलते हैं, टेलोमियर्स। याद आया अभी? Yes, ma'am. हाँ, तो ये टेलोमियर्स जितने लंबे होते हैं वैसे वैसे आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो
टेलोमियर्स के लेंथ से आपकी बॉडी का एज डिसाइड होता है। तो एंटी एजिंग मतलब होता है कि ये जो टेलोमियर्स की लेंथ को बढ़ने का स्पीड होता है, वो स्पीड को कंट्रोल करना है। जितनी कम स्पीड से टेलोमियर की लेंथ बढ़ेगी उतना ही आपका एज कम होगा। एंड इनफैक्ट आपका जो टेलोमियर की लेंथ है वो कम भी की जा सकती है। ओके, नाउ अगर टेलोमियर की लेंथ कम हो रही है तो मतलब आपकी एज कम हो रही है एंड आपकी लॉन्जिविटी, आपकी लाइफ लंबी हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे पाथवेज हैं जो कि एंटी एजिंग में लॉन्जिविटी पे वर्क करते हैं। फर्स्ट इज सिर्टोइंस। सिर्टोइंस इज, ये जो जीन है वो एक्टिवेट होते हैं पॉलीफेनॉल से। पॉलीफेनॉल जैसे कि रेस्वेरेटॉल। ठीक है, रेस्वेरेटॉल मतलब कि ग्रेप्स, बेरीज, इससे मिलता है। ओके, सो ये पॉलीफेनॉल से एक्टिवेट होते हैं एंड इस एक्टिवेशन से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो होता है। ओके, सो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। देन एमटीओआर पाथवे, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन इनटेक को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो प्रोटीन इनटेक जितना प्रॉपर होगा उतना ही आपका सेल का रिपेयर अच्छा होगा। तो अगर नए सेल्स जल्दी बन रहे हैं बॉडी में तभी भी आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। दैट ऑल्सो गिव्स यू एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एएमपी के पाथवे। एएमपी के पाथवे जो है दैट इज एक्टिवेटेड बाय ग्रीन टी कैटेकिन्स, बर्बेरिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका डीएनए का एक्टिवेशन होगा एंड साथ ही साथ बॉडी में एनर्जी, एटीपी जो बनती है जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एटीपी इज दी एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर पावर हाउस ही अच्छा रहेगा सेल का तो आप हमेशा एक्टिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्जिविटी। ओके, देन टीलोमियर प्रिजर्वेशन। टीलोमियर प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, जो मैंने आपको टीलोमियर दिखाया ना, उसकी लेंथ को कम करना एंड उसकी लेंथ को बढ़ने नहीं देना। वो आप कैसे कर सकते हो, बाय टेकिंग ओमेगा 3, देन एंटीऑक्सीडेंट फूड्स एंड स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस अगर आप रिड्यूस करते हो तो ये दो चीजें लेते हो, ओमेगा 3 रिच फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स फूड आपने लिया, स्ट्रेस रिड्यूस किया, तो उससे क्या होगा, स्लोली टेलोमियर की शॉर्टनिंग होती जाएगी। मतलब टेलोमियर का लेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? समझा ना आप लोगों को ये? यस मैडम। एंटी एजिंग एंड लॉन्जिविटी। ठीक है, देन अब आगे चल के क्या फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकते हैं न्यूट्रिजोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो एथिकल इश्यू आता है। एथिकल इश्यू मतलब कि आपका जो डीएनए है उसका लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी का भी डीएनए रिपोर्ट करवा रहे हो, अगर आप लोगों ने किसी का भी डीएनए रिपोर्ट करवाया है तो आपको पता होगा कि डीएनए के साथ एक कंसेंट फॉर्म भी आता है जिसमें हम कंसेंट साइन करके देते हैं कि हम अपना डीएनए प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, सो अगर हम किसी का भी डीएनए लेते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए एंड कोई और उसे यूज ना कर पाए। ठीक है, बिकॉज सबका डीएनए काफी यूनिक होता है एंड उस डीएनए को मिसयूज नहीं होने देना है। ओके, नाउ कॉस्ट बैरियर है। आपको पता है कि डीएनए टेस्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, सो हर कोई इंसान इसका टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन नहीं करवा सकता बिकॉज डीएनए टेस्टिंग इज एक्सपेंसिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक गैप। साइंटिफिक गैप क्या है कि हमने एसएनपीज तो आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे जीन में म्यूटेशन है, पर हर एक जीन के म्यूटेशन का हमारे पास डाइट इंटरैक्शन नहीं है कि हर एक जीन पे कैसे स्पेसिफिक कौन सा फूड एक्ट करता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये डीएनए के म्यूटेशन होते हैं, ये डीएनए के म्यूटेशन से हमें ये रिस्क पता चलता है। ठीक है, बट स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है कि कौन सा फूड कौन से डीएनए पे वर्क करता है। ठीक है, सो दैट इज अ गैप। आगे चल के जितना उस पर रिसर्च होता जाएगा वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, देन एक्सेसिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए टेस्टिंग क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। डीएनए टेस्टिंग एक्सपेंसिव होता है, उसके साथ साथ जब आप डीएनए टेस्ट के बाद डाइट लेते हो, प्रॉपर फॉलोअप्स एंड एवरीथिंग,
तो प्रिसिजन न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अगर डीएनए टेस्टिंग एक्सपेंसिव है, डाइट एक्सपेंसिव है, तो ये लोग कौन ज्यादा करवाते हैं? जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्राइस ज्यादा है, इसीलिए ये कम लोगों तक ही पहुंचा है। आप अपने अराउंड आपने कभी ज्यादा देखा ही नहीं होगा कि लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं या फिर प्रिसिजन न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। तो आगे चल के ये प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल, एंड अफोर्डेबल नहीं है इसलिए सबके लिए एक्सेसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो वी नीड टू आगे चल के चेक कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में, नॉर्मल हॉस्पिटल में भी ये डीएनए टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ताकि इसका प्राइस भी कम हो एंड साथ साथ में और लोगों तक पहुंच सके एंड अवेयरनेस भी बढ़ सके, ठीक है। नाउ हमने बेसिक तो पढ़ लिया कि आगे चल के फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। अब हम बेसिक केस स्टडीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा प्रीवियस समझ में आया सब कुछ यस जो मैंने बताया? यस बेसिक मैंने आपको बताया सबसे पहले तो कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प कर सकती है पर्सनलाइज न्यूट्रिशन में। देन जीन की एडिटिंग कैसे होती है, जीन एडिटिंग करके आपको जो चाहिए आप वो बना सकते हो, ठीक है। देन एंटी एजिंग पे कौन से पाथवेज वर्क करते हैं, कौन से फूड वर्क करते हैं, ठीक है। देन क्या क्या आगे चल के चैलेंजेस हैं, क्या क्या करंट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? नाउ वी विल स्टार्ट विद द केस स्टडी। यस First is AI driven nutritional technology, न्यूट्रिशनल कोचिंग फॉर एंड्योरेंस एथलीट्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड। रवि, ही इज अ 29 year old मैराथन रनर, ठीक है। रवि मैराथन रन करता है एंड उसने क्या किया? हैज अंडरगॉन न्यूट्रिजोनॉमिक टेस्टिंग, ठीक है। उसने न्यूट्रिजोनॉमिक टेस्ट किया। तो उसके न्यूट्रिजोनॉमिक टेस्ट में हमें क्या देखने को मिला? सबसे पहले पीपीएआरए वेरिएंट, ठीक है। पीपीएआरए वेरिएंट है तो मतलब क्या होगा? उसका फैट ऑक्सीडेशन का कैपेसिटी कम होगा। हमने पढ़ा था उसमें पीपीएआरए और जीन के बारे में कि ये फैट ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर बॉडी में फैट कम होगा तो एंड्योरेंस बढ़ जाती है, करेक्ट। देन SOD2 में भी वेरिएशन है। SOD2 वेरिएंट मतलब इसका एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस भी कम होगा, ठीक है। मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे, फ्री रेडिकल्स जल्दी नहीं मरेंगे, ठीक है, नहीं फ्लश ऑफ हो पाएंगे। तो क्या होगा? इसकी मसल रिकवरी में, जो रिकवरी फेज है, रिकवरी फेज में प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट। याद आ रहा है सबको? एथलीट यस का हमने पढ़ा था, ठीक है। देन यस FTO वेरिएंट भी है ना। FTO वेरिएंट क्या था? FTO वेरिएंट है अगर, तो ओबेसिटी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? ये आपको बैकग्राउंड समझ में आया इसका? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। सो अब हमने क्या किया? हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? AI इंटीग्रेशन के बारे में। तो हमको ये सब कुछ बैकग्राउंड पता चल गया उसके बारे में, दैट ही इज अ मैराथन रनर एंड उसके ये जीन में वेरिएशन है। तो हमने क्या किया? उसका डेटा जो है वो AI बेस्ड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म पे दे दिया, कि मतलब हमारे पास एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की वेबसाइट है या फिर कोई एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन है, उसमें हमने ये सारा उसका जो डेटा है वो ऐड कर दिया, ठीक है। हमने उसमें उसका जेनेटिक वेरिएशन ऐड कर दिया। देन ये जेनेटिक वेरिएशन ऐड करने के साथ साथ क्या किया हमने? उसका स्मार्ट वॉच भी ऐड कर दिया। स्मार्ट वॉच ऐड कर दिया तो हमें उससे क्या पता चल गया? कि वो कितनी कैलोरीज दिन की बर्न करता है, कितने स्टेप्स लेता है, कितना वर्कआउट करता है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल है, ठीक है। देन ये फीड करने के साथ साथ हमने क्या और ऐड किया? उसका कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का मतलब क्या था? कि हमने एक वो कंटिन्यूअस ग्लूकोज, मैं आपको मशीन दिखाती हूँ कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की मशीन कैसे होती है, ओके। देखो, ये आपको फोटो दिख रहा है? Yes. यस मैम हाँ, तो ये आपको जो व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है ना, Yes. हेलो, हाँ, Yes. हाँ यस मैम
ये जो व्हाइट कलर का सर्कल होता है ये आपके आर्म पे अटैच होता है, ऐसे ही जैसे इस पिक्चर में अटैच है वैसे ही आपके आर्म पे अटैच होता है, ठीक है। देन ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है वो इस मशीन से अटैच रहता है, तो ये एक डिस्प्ले के जैसे होता है, ये आपकी बॉडी में अटैच नहीं होता है, ठीक है। ये एक मशीन है जो कि ऐसे डिस्प्ले के जैसा होता है, एंड ये डिस्प्ले पे दिखाता है कि आपका ये डेली का ग्राफ कितना है, मतलब कि एवरी डे, देखो ये आपको टाइमिंग दिख रहे होंगे, ये दिन भर आपका ग्लूकोज बताता है कि दिन भर में आपका ग्लूकोज कितना था, ठीक है। ये आप अपने फोन पे भी देख सकते हो, ये मशीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन होता है जैसे कि जब हम वॉच स्मार्टफोन मतलब स्मार्ट वॉच पहनते हैं ना, तो वो स्मार्ट वॉच का भी फोन पे एप्लीकेशन होता है, तो वो आपको फोन पे पूरा दिखाता है कि आपने दिन के कितने स्टेप्स चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, कितने घंटे सोए, ठीक है। वैसे ही ये जो सीजीएमएस होता है, मतलब ये जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन होती है, उसका भी एप्लीकेशन होता है, तो वो एप्लीकेशन पे आप सब कुछ देख सकते हो कि दिन भर का आपका ग्लूकोज कितना था, ठीक है। समझ आया ये मशीन? यस मैडम। हाँ, तो हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर पे उसका पहले तो डीएनए म्यूटेशन जो भी था वो फीड कर दिया, देन उसके स्मार्ट वॉच का डेटा फीड कर दिया कि मतलब कितने स्टेप्स चलता है, कितना वर्कआउट करता है, वो सब कुछ हमने उस पे ऐड कर दिया। देन उसका कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, मतलब दिन भर का कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब जो हमें डेटा उस प्लेटफॉर्म से निकल कर मिला, उससे हमें क्या देखने को मिला हम ये देखते हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन ने क्या किया, उसका कार्बोहाइड्रेट इनटेक को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक को एडजस्ट कर दिया ऑन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहा है, जिस दिन उसने ज्यादा एक्सरसाइज की, उस दिन उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसने उस दिन उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए बोला, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रहेगी, अभी इसके पीपीएआरए वेरिएंट, पीपीआरए जीन में वेरिएशन है, तो इसके एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कार्बोहाइड्रेट दे दिया हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाले डेज, ताकि इसको एनर्जी की कमी फील ना हो। देन नेक्स्ट हमने उसको क्या दिया, पॉलीफिनॉल रिच फूड्स दिया, एंड साथ में विटामिन सी, क्या करने के लिए, SOD2 जीन में जो वीकनेस है वो उसको कम करने के लिए हमने ऊपर से एंटीऑक्सीडेंट फूड्स दिए, ठीक है। देन ये तो हो गया हाई इंटेंसिटी डेज का बात कि उसने जिस दिन ज्यादा एक्सरसाइज की। देन बाकी के दिन जिस दिन वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उस दिन क्या किया, उस दिन उसने पोर्शन कंट्रोल सजेस्ट किया कि मतलब खाने का जो पोर्शन है वो इतना लिमिटेड अमाउंट में ही होना चाहिए ताकि उसका वेट गेन ना हो, क्योंकि उसको ओबेसिटी का रिस्क है, बिकॉज उसको FTO जीन में वेरिएशन है। समझ में आया आपको ये पूरा इंटीग्रेशन हमने कैसे किया? Yes, ma'am. यस पक्का? यस। परफेक्ट, ठीक है। देन हमें आउटकम क्या देखने को मिला, हमने ये सारे चेंजेस किए कि एक्सरसाइज वाले दिन उसका कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिया एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड्स बढ़ा दिए, एंड साथ साथ में बाकी के दिन में पोर्शन कंट्रोल उस प्लेटफॉर्म ने ही सजेस्ट किया सब कुछ, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला, आफ्टर 12 वीक्स रवि इम्प्रूव्ड रेस परफॉर्मेंस बाय 8%, उसका रेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी इंप्रूव हो गई, ठीक है। एंड साथ साथ में उसको मसल फटीग भी उतना नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि हमने एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को इंक्लूड किया, एंड साथ साथ में उसका बॉडी कंपोजिशन इज आल्सो स्टेबल बिकॉज रेस्ट डेज में हमने उसको पोर्शन कंट्रोल सजेस्ट किया। ओके, अंडरस्टूड? यस ठीक है। सो नाउ moving ahead to the next case study. Next case study is on longevity nutrition for a genetically at risk individual. ठीक है, अब हम इसका पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। आपको केस स्टडी का हेडिंग देखकर क्या समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हेलो? सलीम भैया, जो लेंथ है वो जीन का जो लेंथ है क्रोमोसोम का Telomeres. लॉन्गेटिविटी डिसाइड करता है, तो उसमें प्रॉब्लम है। यस, वही, करेक्ट, परफेक्ट। सो हम बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो। Anita, she is 52 years old and has a family history of early cardiovascular disease, and उसको क्या था,
अनीता, शी इज 52 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसके फैमिली हिस्ट्री में है हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो हमने क्या किया, उसका जेनेटिक टेस्ट करवाया। जेनेटिक टेस्ट से हमें क्या पता चला, TERT वेरिएंट और MST हाँ, MTHFR तो इसके जो टेलोमियर लेंथ है, टेलोमियर लेंथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड MTHFR म्यूटेशन, मतलब कि फोलेट के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। फोलेट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है तो डीएनए मिथाइलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। एंड टेलोमियर लेंथ हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। सो यस, अभी हमने न्यूट्रोजेनोमिक्स प्लान, हम क्या करेंगे उसकी टेलोमियर लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। टेलोमियर लेंथ बढ़ी तो एज बढ़ा, ठीक है। सो लॉन्गेटिविटी फोकस डाइट डिजाइन किया। सबसे पहले फोलेट रिच फूड्स दिए। फोलेट रिच फूड्स क्योंकि उसके MTHFR जीन में म्यूटेशन था। तो फोलेट रिच फूड्स किसके बेसिस पे दिया आपने, स्पिनच दिया, लेंटिल दिया, मतलब पालक दिया आपने, उसको दाल दिया, एंड साथ में मिथाइलेटेड फोलेट उसको सप्लीमेंट्स भी दिए, ओके, ताकि उसके डीएनए मिथाइलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। अंडरस्टूड। Yes, madam. देन ओमेगा 3 फूड्स दिए उसको फ्रॉम फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स, ताकि उसका टेलोमियर का शॉर्टनिंग स्लो हो जाए, ठीक है। टेलोमियर का लेंथ छोटा नहीं हो। देन पॉलीफेनॉल इनटेक, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट फूड दे उसको फ्रॉम ग्रीन टी एंड बेरीज, ताकि उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना ज्यादा उतना ही एज ज्यादा, ठीक है। देन कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किया 2 days इन अ वीक टू डाउन रेगुलेट MTOR, ठीक है। MTOR मतलब कि उसका जो एजिंग पाथवे है उसको रिड्यूस करने के लिए कैलोरी रेस्ट्रिक्शन भी किया, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन। अंडरस्टूड। देन ये सब किया तो 6 months बाद हमें क्या देखने को मिला कि उसका जो बायोलॉजिकल एज है उसके एपिजेनेटिक क्लॉक के हिसाब से ड्रॉप बाय 2.1 ईयर्स, ठीक है। 2.1 ईयर्स से कम हो गया उसका एज, एंड इन्फ्लेमेशन मार्कर्स भी इंप्रूव हो गए, एंड उसके हायर एनर्जी लेवल्स भी रहने लगे, ठीक है। 2.1 years increase 2.1 ईयर्स से ड्रॉप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली उसकी एज कम हो गई, उसकी बायोलॉजिकल एज कम हो गई, ठीक है। बॉडी की एज कम हो गई, अंडरस्टूड। एक्चुअल एज तो उसकी उतनी ही रहेगी, ओके। यस देन केस स्टडी 3 कोई रीड करेगा। Maternal diet and baby's metabolism. तो आगे रीड करो। Background: Priya, 29 years old, a pregnant woman, maintained a diet that was high rich, refined sugar, processed food, and low in high quality protein throughout her pregnancy. She often skipped traditional nutritious foods such as dals, lentils, and leafy vegetables, relying instead of sweetened beverage and fried snacks to white bread. यस, सो प्रिया जो है शी इज अ 29 year old प्रेग्नेंट वुमेन, 29 years old है, प्रेग्नेंट है। उसने कैसी डाइट मेंटेन की, जो कि रिफाइंड शुगर्स में, जिसमें रिफाइंड शुगर ज्यादा है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, और हाई क्वालिटी प्रोटीन कम है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। उसने क्या किया, ट्रेडिशनल रिच फूड्स जैसे कि दाल और पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब कुछ कम खाया खाने में, एंड स्वीटेंड बेवरेजेस, फ्राइड स्नैक, व्हाइट ब्रेड, ये सब कुछ ज्यादा खाया। तो अब देखते हैं कि उसके ये डाइट से उसके बेबी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एपिजेनेटिक इफेक्ट बेबी पे क्या आएगा, रिसर्च से पता चलता है कि इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट, मतलब कि जब आपके यूटरस में बेबी है तब आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी यूटरस का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके बेबी के जेनेटिक एक्सप्रेशन पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ही उसका डीएनए बन रहा है,
दैट इज वाई उस टाइम पे उसके जो यूटरस का एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में क्या हुआ, बेबी का जो एक्चुअल डीएनए है वो तो चेंज नहीं होगा, बट एपिजेनेटिक्स की वजह से, मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से उसके डीएनए मिथाइलेशन के पैटर्न में, मतलब डीएनए मिथाइलेशन में चेंजेस आएंगे एंड उसके कौन से जीन पे असर हुआ, उसके इंसुलिन सेंसिटिविटी पे असर हुआ, इंसुलिन सेंसिटिविटी जीन पे असर हुआ, फैट स्टोरेज जीन पे असर हुआ एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जीन पे असर हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड ले रही थी एंड ऐसे फूड ले रही थी विच वाज हाई इन शुगर एंड रिफाइंड। ठीक है, एक सेकेंड हो। Yes. So, because she was taking a food which is which is high in sugar and refined foods, that is why उसको इंसुलिन rather than healthy foods, that is why उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी, फैट स्टोरेज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के जीन पे एपिजेनेटिक इफेक्ट्स आए। ठीक है, तो उससे हमें क्या देखने को मिला, इंसुलिन रिसेप्टर जीन पे हाइपर मिथाइलेशन हो गया। हाइपर मिथाइलेशन मतलब ज्यादा मिथाइलेशन हो गया, ज्यादा मिथाइलेशन हो गया तो इंसुलिन रिसेप्टर जीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इंसुलिन, डायबिटिक कंडीशन, हाँ डायबिटिक कंडीशन का रिस्क बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड। देन हाइपोमिथाइलेशन हो गया फैट स्टोरेज वाले जीन में, तो फैट स्टोरेज वाले जीन में हाइपोमिथाइलेशन हो गया, उससे रिस्क बढ़ गया एडिपोज फैट बढ़ने का। ठीक है, देन इससे क्या दिखता है कि बेबी जो है, द बेबी इज नॉट born diabetic, but he or she carries a high risk of insulin resistance and type 2 diabetes later in life। ठीक है, तो वो डायबिटीज के साथ पैदा नहीं होगा, पर आगे चल के उसकी लाइफ में इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस फिनोमेना इज डिस्क्राइब्ड एज फीटल प्रोग्रामिंग। फीटल प्रोग्रामिंग का मतलब फीटस मतलब कि बेबी, जब बेबी यूटेरस में है तब उस समय बेबी की प्रोग्रामिंग कैसी हुई उसको हम फीटल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट ओरिजिन्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज हाइपोथेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फीटल प्रोग्रामिंग आप याद रखो, ये आपके काम आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड कि हम इसमें बताना क्या चाहते हैं कि क्यों प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ भी खिलाना अच्छा नहीं है। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि व्हेन एवर अ वुमन इज प्रेग्नेंट तो उसको ज्यादा कैलोरीज खिलानी है, ज्यादा खाना खिलाना है, ये सोच के उसे कुछ भी खिलाते। ठीक है, विच इज नॉट गुड एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट गुड। करेक्ट, तो ज्यादा शुगर वाला फूड नहीं देना है, ज्यादा फैट वाला फूड नहीं देना है, ज्यादा तली चीजें नहीं देनी है। ओके ओके, देन हमें इससे क्या सीखने को मिला कि जो मदर का न्यूट्रिशन होता है वो डेवलपिंग बेबी पे एपिजेनेटिक्स के जैसा काम करता है। पुअर डाइट है अगर तो बर्थ के टाइम पे वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म उस बेबी को मेटाबॉलिक हेल्थ डिजीज के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी को एडिकेट प्रोटीन मिले, बैलेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि हेल्दी एपिजेनेटिक इम्प्रिंटिंग हो सके, मतलब हेल्दी बेबी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एंड हमें इससे क्या देखने को मिलता है एंड आप लोगों को क्या सिखा सकते हो। ठीक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स है आप उनको एजुकेट करो न्यूट्रिशन के बारे में एंड डीएनए फीटल प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा, उस मदर के साथ साथ बेबी का भी बेनिफिट होगा। आफ्टर उस बेबी को उस समय नहीं पता चलेगा, आप सोचो कि आप उस बच्चे का, आप पूरी सोसाइटी का कितना बड़ा हेल्प कर रहे हो, कि आगे चल के जो बर्डन है मेटाबॉलिक डिजीजेस का, डायबिटीज का बर्डन है डॉक्टर्स पे, सोसाइटी पे, कि डायबिटीज इतना बढ़ा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इतने बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अभी इस जनरेशन में ही इतना ज्यादा है, तो आप सोचो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके ये चीजें डबल ट्रिपल हो जाएगी।
राइट। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रेग्नेंट मदर का ध्यान रखना। ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट केस स्टडी हम देखेंगे एक्सरसाइज एंड जीन एक्टिवेशन। अभी हम हमेशा बोलते हैं एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इज दैट, किसी को पता है? गट माइक्रो डाइवर्सिटी बढ़ाता है, वो गट की डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या करता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं ये केस स्टडी का। अर्जुन, ही इज अ 35-year-old ऑफिस वर्कर। ऑफिस वर्कर है तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका, लंबे लंबे घंटे तक अपने डेस्क पे बैठा रहता है, तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है। ठीक है, हमेशा थका थका रहता है, एनर्जी लेवल्स कम रहती है। उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई आजकल मुझे काफी कम एनर्जी लगती है, अब मैं क्या करूंगा, हर 30 मिनट्स में थोड़ा देर वॉक करूंगा। ठीक है, या तो फिर सॉरी, उसने क्या डिसाइड किया कि हर रोज मैं 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग करूंगा, फास्ट फास्ट वॉकिंग करूंगा हर रोज 30 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ा। अब जब उसने हर रोज सिर्फ 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग ऐड किया तो उससे उसके डीएनए पे एपिजेनेटिक इफेक्ट क्या पड़ा। विद इन जस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर उसका जो रेगुलर वॉकिंग हैबिट है उससे एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ट्रिगर हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर चेंज देखने को मिल गया। उससे क्या हुआ, हिस्टोन का एसिटाइलेशन तुरंत इंक्रीज हो गया। हिस्टोन्स क्या थे, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, देन उसको बॉडी से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। हिस्टोन्स, एक सेकेंड, सॉरी, यस, हिस्टोन का एसिटाइल, सॉरी वो हिस्टोन नहीं था, हिस्टामिन था। हिस्टोन एसिटाइलेशन जब हम करते हैं तो वो डिटॉक्स जीन, याद आया आपको, हमने डिटॉक्स जीन में पढ़ा था कि अगर Yes, ma'am. एसिटाइलेशन रहता है तो वो डिटॉक्स जीन को एक्टिवेट करके रखता है। ठीक है, तो 3 मंथ्स में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिला कि उसका हिस्टोन का एसिटाइलेशन इंक्रीज हो गया, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन बढ़ गए एंड एनर्जी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया। ठीक है, इस चेन से उसके जीन स्विच ऑन हो गए, जीन स्विच ऑन हो गए, जिससे कि उसकी सेल की एबिलिटी बढ़ गई एनर्जी प्रोड्यूस करने की। ठीक है, एक्सरसाइज से क्या हुआ, एपिजेनेटिक इफेक्ट आया, एपिजेनेटिक इफेक्ट से हिस्टोन का एसिटाइलेशन बढ़ गया। हिस्टोन एसिटाइलेशन होता है तो जीन स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, जीन स्विच ऑन हुआ किसका, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बेटर रहेगा तो बॉडी में एनर्जी उतनी ही अच्छी आएगी। ठीक है, सो बेटर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन मतलब मोर एंड्योरेंस, और लंबे समय तक वो काम प्रॉपरली कर सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया तो उसको थकान भी कम महसूस होने लगी, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई तो उसका ओवरऑल दिन भर में एनर्जी लेवल स्टेबल रहने लगा। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग उठा तो बहुत एनर्जेटिक है एंड शाम आते आते उसकी सारी एनर्जी लो हो गई, ऐसा नहीं है। दिन भर अगर आपके इंसुलिन लेवल्स और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स प्रॉपर रहेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स भी स्टेबल रहेंगे। ओके, तो हमें इससे क्या देखने को मिला, दैट एक्सरसाइज डज नॉट जस्ट स्ट्रेंथन मसल्स, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके जीन एक्सप्रेशन को भी। जैसे कि आपने देखा कि एक स्मॉल हैबिट उसने अडॉप्ट की, जस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे, इससे ही उसके जो बेनिफिशियल जीन्स थे वो एक्टिवेट हो गए, जिससे कि उसको एनर्जी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला एंड उसके लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ में भी बेटरमेंट देखने को मिला। ठीक है, यस। देन लास्ट केस स्टडी इज स्मोकिंग एंड कैंसर रिस्क। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, कैसे। ठीक है, तो हम ये केस स्टडी में देखेंगे। राजेश, ही इज अ 42 years old मैन एंड ही इज अ रेगुलर स्मोकर। 15 साल तक उसने हर रोज स्मोकिंग की है। ठीक है, उसको हेल्थ रिस्क पता है, उसको उसने पैकेट पे देखा है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, सब पता है, पर उसकी हैबिट बन गई है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है, साथ साथ सोशल रीजन मतलब फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो ये उसका एवरीडे का हैबिट है। उसको हमेशा ऑफन मतलब एवरी डे या फिर फ्रीक्वेंटली उसने एक्सपीरियंस किया था कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, हाफते है ना,
हाफना बहुत ज्यादा उसको होता है, थोड़ी भी काम करता है, थोड़ा भी सीढ़ी चलता है तो हाफता है। कफिंग, खांसी बहुत आती है। एंड स्टैमिना काफी कम हो गया, एनर्जी लेवल्स कम हो गए। बट वो इग्नोर कर रहा था ये साइंस को कि चल, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, आई एम गेटिंग ओल्ड, दैट इज वाई मे बी ये सारे सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं। ठीक है, नाउ क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो सिगरेट में केमिकल्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, आर्सेनिक, निकोटीन, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपके लंग्स को नहीं, लंग्स के साथ साथ पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। कैसे? वो एपिजेनेटिक चेंजेस को ट्रिगर करते हैं आपके डीएनए में। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिकली हाइपर मिथाइलेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करते हैं? आपकी बॉडी में ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, ट्यूमर को नहीं उगने देते। ठीक है, ट्यूमर अगर उगा तो कैंसर होने के रिस्क 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूमर से ही कैंसर बनता है। ठीक है, और जब आप स्मोकिंग करते हो तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मतलब ट्यूमर को रोकने वाला जो जीन है, उसका हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है। हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है मतलब ये जीन डीएक्टिवेट होने लगता है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, सो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये अगर डीएक्टिवेट हो गया, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है अगर ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो ट्यूमर बढ़ने के चांसेस होते हैं, एंड ट्यूमर से कैंसर डायरेक्टली बढ़ने के रिस्क 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड के जैसे एक्ट करते हैं, एंड वो जो भी अबनॉर्मल सेल्स है, अबनॉर्मल ट्यूमर है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको कैंसर में कन्वर्ट होने नहीं देता। ठीक है, पर अगर ये सिक्योरिटी गार्ड को ही हम सुला दे रहे हैं तो कौन सिक्योरिटी करेगा? कोई है ही नहीं। करेक्ट, तो कैंसर होने का रिस्क तो बढ़ेगा ही। ठीक है, सो जब ये हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, तो ये जीन जो है वो जीन साइलेंट हो जाते हैं और इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो ओवर द टाइम कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्मोकिंग किया तो आपको लंग कैंसर ही होगा। स्मोकिंग से माउथ कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है, कोई भी टाइप का कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो आपकी बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर बनने से रोक। ठीक है, अंडरस्टूड? एंड इससे हमें क्या सीखने को मिला? दैट स्मोकिंग डज नॉट जस्ट हार्म योर टिश्यूज डायरेक्टली, बट इट कैन रीप्रोग्राम आपके पूरे जेनेटिक एक्सप्रेशन को, रीवैम्प कर सकता है, रीप्रोग्राम कर सकता है बाय टर्निंग ऑफ द प्रोटेक्टिव जीन्स, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये उन जीन्स को टर्न ऑफ कर सकता है, एंड उन जीन को टर्न ऑफ करके जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, आपकी बॉडी के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको उसने रोक दिया, जिससे कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सो हमें पता चलता है कि कैसे डिजीजेस बॉडी में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये मॉड्यूल क्लियर था? आप लोगों को समझ में आया? इंटरेस्टिंग था? Yes, ma'am. Yes. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, थोड़ा शॉर्ट मॉड्यूल था, पर इसमें भी हमने केस स्टडी सारे कवर किए, तो काफी सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे उसका भी रिवीजन हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम से थोड़ी ज्यादा केस स्टडीज मैंने ऐड किए थे। छोटा सा एक नया सेगमेंट मैंने ऐड किया था फॉर एआई लर्निंग। ठीक है, सो कोई भी इसमें क्वेरी है आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया कैसे हम डीएनए मिथाइलेशन पे फोकस करते हैं, क्यों डीएनए मिथाइलेशन इंपॉर्टेंट है, एपिजेनेटिक फैक्टर्स, एंड कैसे आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है? ठीक है, हेलो, Hello. ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्लास रैप अप करें। Yes. हेलो, Yes. मुस्कान मैम, हाँ, आपने मिथिलेश का जब डीएनए टेस्ट मतलब जब डीएनए रिपोर्ट आया उसका केस स्टडी किया, तब आप उसका डीएनए मतलब सॉरी डाइट चार्ट देने वाले थे,
अभी तक मिला नहीं, उनका कॉल आया था मुझे। डाइट चार्ट उनको नहीं मिला? आई विल चेक, क्योंकि मैंने डाइट चार्ट भेज दिया था। मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि अभी तक क्यों नहीं मिला। अ, ठीक है, किसको दिया था मैम? अब मैं पूछ के बताती हूँ। मैंने कंपनी में फॉरवर्ड कर दिया था, मैं आपको बताती हूँ पूछ ओके, के। ठीक है, मिला नहीं मुझे अभी तक, इसलिए। हाँ ठीक है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। मतलब मैं मैम को बोलती हूँ, आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ डाइट चार्ट उनका बना दिया था मैंने काफी पहले ही। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो कॉल पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है करके। ठीक है, ओके ओके ओके। और मैम एक पूछने का था, अब जो आपने ओ, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन आप का जो अभी हम्म बोला मतलब जैसा न्यूट्रिशन लिया वैसा प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी कैसा मैं भी प्रेग्नेंट हूँ बराबर। तो जब मैं मतलब अभी 10-15 दिन से वायरल इन्फेक्शन, खांसी और सर्दी बहुत ज्यादा थी, उस टाइम में मुझे मेडिसिन लेने की नहीं थी, तभी मुझे बहुत करेक्ट। सारी मेडिसिन लेनी पड़ी। वो हार्मफुल भी है, ये भी पता है, लेकिन वो अगर नहीं लेती तो। नेसेसरी है, वो टाइम पे आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आप घर पे ज्यादा गर्म चीजें नहीं ले सकते, काढ़ा वगैरह नहीं पी सकते, बिकॉज वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा। मतलब जब कुछ एंटीबायोटिक मैंने ज्यादा दिन नहीं ली, फाइव नहीं ले हंड्रेड सकते ज्यादा दिन। वो तो यस। मैंने रात में 3 दिन ही लिया, लेकिन जो मैं ये ले रही थी पैरासीटामोल खांसी का, ग्रे जो मेडिसिन दिया था, वो भी मुझे थोड़ा टेंशन आया था उस वक्त कि ये कैसा लूं, इससे कुछ इफेक्ट होगा। थोड़ा थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब मुझे डर लग रहा था कि ये कैसा इफेक्ट करेगा। सो सी, अभी जैसे अगर कोई भी मेडिसिन लेना इंपॉर्टेंट है तो वो तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पर जैसे आपने 3 दिन की दवाई ली ना, दैट्स ओके, 3 दिन तक का लो। फिर उसके बाद आप घर पे एवरीडे स्टीम लो, दिन में 2 बार स्टीम लो, उससे आपको बेटर फील होगा। ठीक है, विक्स वगैरह अच्छे से लगाओ, एंड थोड़ा गरम गरम खाना खाओ। मतलब गरम एज इन गरम तासीर वाली चीजें नहीं, ज्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं। बट अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो नॉर्मल थोड़ा गरम दाल चावल दलिया खिचड़ी ये सब कुछ खाओ। ठीक है, दही मत लो, रात को ज्यादा लेट से खाना मत खाओ, पानी में भीगना अवॉइड करो। ठीक है, एंड कहीं भी ठंडी हवा है तो वहां अपने आप को कवर करके रखो, कान में चाहिए तो मफलर लगाओ, रुई डालो, ये सारी चीजें। बिकॉज जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब आपको कोई भी मौसम के चेंज से सर्दी कैच करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा। ओके ठीक है, हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है। और किसी को कोई भी क्वेश्चंस है? नहीं मैम। ठीक है, तो मैं आपके डाइट प्लान के लिए बात करती हूँ। अभी जो उनका डाइट प्लान है ना, उसमें मैंने नॉर्मल लिक्विड डाइट ही रखा है, ज्यादा सॉलिड फूड रखा नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट फूड के जैसा ही रखा है। मैं बोलती हूँ कि आपको वो डाइट प्लान भेज देंगे, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो। बाकी कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। और मैम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि जब सेशन हुआ आपने उनका जो डाइट प्लान बोला था उस बेबी का, तो उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा हमने नट्स और सीड्स ऐड किए थे, मतलब यस करेक्ट। हम्म नट्स और सीड्स। तो हम्म उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि नट्स और सीड्स इसको देना कैसा। तो मैंने कि जैसे डीमार्ट में नट्स और सीड्स, सब मिक्स नट्स और सब मिक्स सीड्स जो उसके पैकेट आते हैं ना बड़े मिक्स से। का पैकेट लेने से बेटर है कि आप अलग अलग लो, उसको रोस्ट करो और मिक्स करो। क्योंकि जो मिक्स वाला पैकेट होता है ना, उसमें क्या करते हैं हाँ, वो लोग, प्राइस तो सेम होता है बट जो सस्ते वाले नट्स होते हैं वो ज्यादा ऐड करके अच्छा रखते अच्छा अच्छा अच्छा, हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो उससे तो बेटर ये है कि आप अलग अलग लो, एंड फिर अपने हिसाब से उसके प्रोपोर्शंस मिक्स करके उन फिर लोगों आप ऐड ने करो। वॉलनट्स अलग से लिया, बाकी मिक्स वाले जो आपको अगर सीड्स थे डीमार्ट वो से नहीं लिए। लेना है तो जो नॉर्मल दुकानें होती है ना, वहां पे भी हाँ हाँ आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट। ट्राई किया उन्होंने। वो जब वो तवा जब थोड़ा सा ज्यादा हॉट था, उसके ऊपर डाल दिया, तो सीड्स थोड़े से कड़क हो गए, मतलब जल्दी ग्राइंड हो गया ऐसा। तो हाँ अभी उन्होंने मिक्सर में से पूरा ऐसा पाउडर जैसा बना लिया, और उसको जो यस खाना पीना है उसका उसका स्वीट कम कर दिया, और जो खाना पीना है उसमें वो 1 चम्मच डाल के उसको दिन में 3 या 4 बार दे देते। करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। वैसा भी दे सकते हैं। और मतलब कोई भी, इसीलिए ज्यादा नट्स एंड सीड्स ऐड करने के लिए मैंने बोला, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खा रहा है तो थोड़े थोड़े में भी न्यूट्रिशन ज्यादा जाना चाहिए, दैट इज द गोल। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना अच्छे से न्यूट्रिशन जाएगा बॉडी में, वैसे ही उसकी बॉडी ग्रो कर पाएगी, उसका माइंड ग्रो कर पाएगा। ठीक है,
ओके। आपने उसको डाइट में मतलब डेली रूटीन में उसका एक्सरसाइज ऐसा कुछ बोला था क्या उनको? मतलब कुछ फिजियोथेरेपी वैसा कुछ बॉडी नहीं लेता इसलिए। फिजियोथेरेपी के लिए कुछ नहीं बोला था, बट मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि जैसे जैसे थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी बेबी करने लगे तो थोड़ा सा उसको एक्टिव ही रखो, ठीक है, आगे चल के भी लाइफ में। ओके। जैसे हम्म, कोई भी अगर आपको या तो चाहिए तो जैसे गेम्स वगैरह अगर वो खेल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा हम्म। सा उसको ऐसे एक्टिव एंगेज करके रखो, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जितना आप एंगेज करके रखोगे उतना उसका माइंड डेवलप होगा। जैसे जब बच्चे गेम्स खेलते हैं, बाहर थोड़ा हम्म, सा जाते हैं, या तो आप उनके साथ जितना इंटरैक्ट करते हो वैसे वैसे उनका माइंड अच्छे से ग्रो करता है। जब भी बेबी 5 इयर्स तक का होता है ना, तभी सबसे अच्छा एज होता है माइंड ग्रो करने का, ठीक है। तो आप उससे अच्छा। जितना इंटरैक्ट करोगे तो स्क्रीन देखने की बजाय इन पर्सन इंटरैक्शन उसका बढ़ा, अच्छा। ठीक। हम्म। ओके। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है। ओके मैम। चलो फिर आई विल रैप अप द मीटिंग फॉर टुडे। कोई भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम वो डाउट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। यस मैम।